नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ डूइंग फाइन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक बेसिक सेल थ्योरी पढ़ा है। सेल का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, शेप ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, ये कुछ बेसिक जानकारियाँ पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर के बारे में जो कि हर सेल में प्रेजेंट होगा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। इसको यूनिवर्सल स्ट्रक्चर बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि ये हर सेल, चाहे कोई सा भी सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, कैसा भी सेल हो, इवन कि सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, बायोमेटिक मेटाबॉलिकली एक्टिव स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन्स, वहाँ भी ये प्रेजेंट होता है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बायो मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? ये सब इसी का नाम है, बायो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है सर ये? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ इच सेल। हर सेल का जो बाहर का कवरिंग होता है, एवरी सेल इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। हर सेल का ये बाहर का कवरिंग होता है। आउटर कवरिंग बोले हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं बोले हैं, क्योंकि प्लांट सेल हो गया या बैक्टीरिया का सेल हो गया, इसमें इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होता है जिसको सेल वॉल कहते हैं। बट जहां तक बात है एनिमल सेल का, तो एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, मतलब सबसे बाहर यही होता है, इसके बाहर कोई लेयर नहीं होता है। नहीं, लेकिन ये होगा ही होगा, वेदर इट इज प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये प्रेजेंट होगा हर सेल के बाहर कवरिंग। आउटर कवरिंग में कोई भी सेल है, इसके बाहर का जो कवरिंग है, ये कवरिंग किसका बना हुआ है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एवरी सेल इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट फॉर्म्स बाउंड्री ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म का क्या बनाता है? बाउंड्री बनाता है। इसके अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है, सर साइटोप्लाज्म क्या होता है हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे समझ लीजिए, आपको बेसिक तो पता होगा ना कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो कुछ भी है उसको हम कलेक्टिवली साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ सेल प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। और यही साइटोप्लाज्म के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको साइटोसोल बोलते हैं, और मेटाबॉलिकली एक्टिव स्ट्रक्चर को सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। समझ में आया? तो हम लोग इसके बारे में पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। तो साइटोप्लाज्म का बाउंड्री कौन बनाता है? साइटोप्लाज्म का बाउंड्री बनाता है सेल मेम्ब्रेन, एंड इट इज अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, ये एक कैसा स्ट्रक्चर है? यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। ठीक है? बना किसका होता है? बहुत सारा जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ, और बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन होने की वजह से हमको पता चला कि एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। और ये एवरेज रेशियो है। एवरेज रेशियो का मतलब हुआ कि लिपिड ऑन एन एवरेज 40%, प्रोटीन ऑन एन एवरेज 58 to 59% एंड कार्बोहाइड्रेट 1 to 2%। और ये जो लिपिड भी है उसमें मोस्टली फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड, these are the type of lipid that is mostly present in cell membrane। वहीं पे प्रोटीन आर्जिनिन एंड लाइजिन, these are the amino acid। ये आर्जिनिन और लाइजिन क्या प्रोटीन का नाम नहीं है, these are amino acid। हम जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए कि प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। एंड जहां तक बात है एनिमल का, तो एनिमल के अंदर टोटल 20 टाइप का अमाइनो एसिड होता है। 20 तरह का अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में होता है, हमारे बॉडी को जरूरत है। और इस 20 तरह के अमाइनो एसिड को अलग अलग रेशियो में, अलग अलग लेंथ में जोड़ करके ही बनता है प्रोटीन। तो दीज ऑल आर द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, आर्जिनिन एंड लाइजिन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन में सबसे ज्यादा कौन सा अमाइनो एसिड होता है? आर्जिनिन एंड लाइजिन। इसके अलावा और भी बहुत बाकी अमाइनो एसिड है विच इज ऑल्सो प्रेजेंट, बट दीज आर द अमाइनो एसिड दैट इज मोस्टली सीन इन सेल मेम्ब्रेन। एंड नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट विच इज 1 to 2%। क्लियर है? तो ये एक एवरेज रेशियो है। एवरेज रेशियो का मतलब हुआ कि ये जो कंपोजिशन है, इट विल डिपेंड ऑन सेल टाइप। ये डिपेंड करेगा कि सेल कैसा है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, क्लियर है, प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, इस पे ये जो कंपोजिशन है वो डिपेंड करेगा। किसी में 45% भी होगा, किसी में ये 50% भी होगा, किसी में प्रोटीन घट करके 40% भी होगा। तो इट इज अ एवरेज कि लिपिड 40% और प्रोटीन 58 to 59%।
इट इज एवरेज कंपोजिशन। तो आई होप इट इज क्लियर। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ इच सेल, आउटर कवरिंग ऑफ इच सेल, हर सेल का जो बाहर का कवरिंग होता है, हर सेल को जो बाहर से कवर कर रहा होता है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। हर सेल को जो बाहर से कवर कर रहा होता है मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। एंड इट इज अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, यूनिवर्सल का मतलब इट इज प्रेजेंट इन एवरी सेल, इट विल बी प्रेजेंट इन एवरी सेल। और बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से हमको पता चला कि ये बना होता है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का। और अगर एक एवरेज रेशियो का बात करें तो लिपिड 40%, और मोस्टली कौन सा लिपिड होगा? फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड। क्या सर लिपिड का और भी टाइप होता है? हाँ, और भी बहुत सारा टाइप होता है, but these are the type of lipid that is mostly present in cell membrane. प्रोटीन 58 to 59%, और उस प्रोटीन में भी, प्रोटीन हम जानते हैं इट इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड एंड देयर आर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड that join in different length, different ratio to form different type of protein. So these all are the two amino acid that is mostly seen in protein which is present in cell membrane. And carbohydrate का जहां तक बात करें 1 to 2%. क्लियर है? तो ये कुछ बात था। अब अगला क्वेश्चन था कि हाउ दीज लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट अरेंज टुगेदर टू फॉर्म सेल मेम्ब्रेन। दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे बनता है सेल मेम्ब्रेन। ये जो अलग अलग मॉलिक्यूल है, बायो मॉलिक्यूल्स है, ये आपस में किस तरीके से ज्वाइन होकर के सेल मेम्ब्रेन बनाता है। अब ये जो बात था कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट अपना अलग अलग मॉडल देते हैं। जैसे हमने क्लास 9th में जब एटम के बारे में पढ़ा, और जब हमें पता चला कि एटम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो फिर अलग अलग साइंटिस्ट आए थे और वो एटम का स्ट्रक्चर प्रपोज किए थे। जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर, है कि नहीं। उसी तरीके से जब हम लोग को पता चला कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, तो फिर हम लोग ये जानना चाहे कि आखिर फिर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे ये तीनों अरेंज होकर के सेल मेम्ब्रेन बनाता है। चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फॉस्फोलिपिड को समझेंगे कि आखिर फॉस्फोलिपिड क्या होता है। तो देखिए, फॉस्फोलिपिड का बेसिकली 2 पार्ट होता है। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, मैं एकदम उतना, क्योंकि हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ नहीं रहे हैं, वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना है। अभी कुछ बेसिक बात हम लोग को फॉस्फोलिपिड के बारे में जान लेना जरूरी है, जो कि हमें काम आएगा स्ट्रक्चर समझने में। तो एक हेड वाला ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है सर्कल में, दिस इज कॉल्ड हेड। ये एक्चुअली बना होता है फॉस्फेट और ग्लिसरॉल का। फॉस्फेट और ग्लिसरॉल आपस में कंबाइन करता है और ये फॉस्फोलिपिड का हेड बनाता है। और इसके अलावा ये जो आपको जिगजैग लाइन दिख रहा है, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये एक्चुअली में हाइड्रोकार्बन है, कार्बन का 2 चेन होता है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं फॉस्फेट और ग्लिसरॉल। ये फॉस्फेट ग्रुप है एंड दिस इज ग्लिसरॉल। तो फॉस्फेट और ग्लिसरॉल, इसको हम लोग बोल देते हैं हेड। क्या बोल देते हैं? हेड। और ये जो कार्बन का लंबा सा चेन है हाइड्रोकार्बन का, ये समझ रहे हैं, कुछ इस तरीके से होगा, जैसे CH3, CH2, 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 बहुत सारा, सॉरी, CH2, CH2, कितना लंबा चेन होगा, बहुत सारा, 50 से ऊपर कार्बन, 60 से ऊपर कार्बन, 70 से ऊपर कार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ। तो इसी को केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे कि ये जो हाइड्रोकार्बन का जो चेन होता है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक लाइन फार्मूला होता है, लाइन स्ट्रक्चर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां हर ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है। क्लियर है? तो ये ऑलरेडी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लेंगे। कुल मिलाकर ये समझिए कि ये जो जिगजैग लाइन दिख रहा है, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो कितना चेन दिख रहा है? 2। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेल। तो आई होप आपको फॉस्फोलिपिड का एक बेसिक पार्ट स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले फॉस्फेट ग्रुप और ग्लिसरॉल, इसको हम लोग बोलते हैं हेड। और लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये जो 2 हाइड्रोकार्बन का चेन है, इसको हम लोग बोलते हैं टेल। थोड़ा सा और हम आपको बता देते हैं, टेल जो होता है वो होता है नॉन पोलर। कैसा होता है? नॉन पोलर। और टेल हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिया का मतलब डर, फियर। तो इसको पानी से डर लगता है, दैट मीन्स टेल इज इनसॉल्युबल इन वाटर।
वाटर पोलर होता है और टेल नॉन पोलर। याद रखिएगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब क्या हुआ कि पोलर सब्सटेंस में घुलेगा भी कौन? पोलर। पोलर सब्सटेंस में पोलर सब्सटेंस ही घुलेगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। नॉन पोलर सब्सटेंस में नॉन पोलर सब्सटेंस ही घुलेगा। समझ में आया? कैरोसिन नॉन पोलर है, पेट्रोल नॉन पोलर है, तो कैरोसिन और पेट्रोल आपस में घुल जाएगा। लेकिन कैरोसिन नॉन पोलर है और वाटर पोलर है, दोनों आपस में कभी नहीं घुलेगा। पेट्रोल नॉन पोलर है, पानी पोलर है, ये दोनों आपस में कभी नहीं घुलेगा। समझ में आया? तो नॉन पोलर सब्सटेंस में नॉन पोलर सब्सटेंस ही घुलेगा और पोलर सब्सटेंस में पोलर सब्सटेंस ही घुलेगा। दैट मींस लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब टेल कैसा है? नॉन पोलर, और हम जानते हैं वाटर जो है वो पोलर होता है, तो इसीलिए टेल हाइड्रोफोबिक। दैट मींस ये टेल कैसा है? वाटर इनसॉल्युबल। कैसा है? वाटर इनसॉल्युबल। लेकिन वहीं पे ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब हुआ, हाइड्रो का मतलब वाटर और फिलिक का मतलब लव, मतलब लव टुवर्ड्स वाटर। इसको पानी से प्यार है, और अगर ये पानी से प्यार है तो ये पानी में घुल जाएगा। अब देखिए, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है ये पूरा फॉस्फेट, ये फॉस्फोलिपिड। अब इसका हेड वाला रीजन वाटर सॉल्युबल है और टेल वाला रीजन वाटर इनसॉल्युबल है। मॉलिक्यूल एक ही है, इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं इसको? एम्फीपैथिक, पैथिक मॉलिक्यूल, सॉरी एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। क्लियर है? क्योंकि इसका दो पार्ट है, एक पार्ट सॉल्युबल इन वाटर और एक पार्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। एक पार्ट वाटर इनसॉल्युबल है, एक पार्ट वाटर सॉल्युबल है। ये जो हेड वाला रीजन है इट इज सॉल्युबल इन वाटर, दैट मींस इट इज पोलर। वहीं पे जो टेल वाला पार्ट है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, दैट मींस इट इज नॉन पोलर, एंड दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। क्लियर है? इसको एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका दो पार्ट होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक यानी कि नॉन पोलर यानी कि वाटर इनसॉल्युबल, और हाइड्रोफिलिक यानी कि पोलर यानी कि वाटर सॉल्युबल। अब ये है फॉस्फोलिपिड। क्लियर है? तो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर समझ गए। चलिए सर, प्रोटीन का भी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। नहीं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम लोग को बेसिक समझने का जरूरत नहीं है, मोस्टली यही समझना था। ठीक है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आप बायोमोलिक्यूल्स में समझ लेंगे। तो क्या यहाँ अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो यहाँ दिक्कत नहीं होगा? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो एक मॉडल दिया गया था वो था सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल था? सैंडविच या फिर ट्राई लेमेलर मॉडल। ट्राई, तीन, लेमेला लेयर। ट्राई यानी कि तीन और लेमेला यानी कि लेमेला। लेमेला मतलब लेयर। अब नाम से ही क्लियर हो गया, तीन लेयर मॉडल। एंड गिवन बाय साइंटिस्ट डेवसन एंड डेनियल इन ईयर 1935। अब क्या है ये सैंडविच मॉडल? अब देखिए बहुत क्लियर है। ट्राई लेमेलर अकॉर्डिंग टू डेवसन एंड डेनियल, उनके अकॉर्डिंग कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितने लेयर का बना होता है? 3 लेयर का। पहला लेयर प्रोटीन, लास्ट प्रोटीन लेयर, और बीच में फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर। फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर। ये देखिए, ये हेड वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट है, ये दोनों हेड वाला पार्ट है, और ये टेल। ये कौन सा पार्ट है? टेल। टेल। क्लियर है? तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि 3 लेयर, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। याद रखिएगा, हम लोग ये जो सेल मेम्ब्रेन है, लेट सपोज ये एक सेल है, तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसका एक छोटा सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसी को हम लोग ऐसे जूम करके देख रहे हैं। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग इसको क्या करके देख रहे हैं, ऐसे थोड़ा कर देते हैं ये। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, लेट सपोज ये वाला पार्ट, इसी को जूम करके वहां देख रहे हैं। ठीक है, ये छोटे से पार्ट को। तो इसके नीचे ये हो गया साइटोप्लाज्म साइट और ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये
सेल के बाहर आउटर साइड और ये सेल के अंदर इनर साइड, ये सेल के अंदर इनर और ये सेल के बाहर आउटर। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है। ये एक सेल मेम्ब्रेन का छोटा सा पार्ट को जूम करके देख रहे हैं हम लोग, है कि नहीं, जहां पे ये बाहर वाला पार्ट और ये अंदर सेल के अंदर। उसी तरीके से ये इसको, इस थिकनेस को आप ये जो छोटा सा थिकनेस देख रहे हैं ना, इसी थिकनेस को जूम करके हम देख रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग को डेवसन एंड डेनियल के द्वारा क्या बताया गया, उनके द्वारा हम लोग को बताया गया कि इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, जहां पे एक बाई मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ लिपिड होता है, 2 लिपिड का बाई लेयर यानी कि 2 लेयर। आप देख सकते हैं कि एक लेयर ये ऊपर की तरफ, दोनों का हेड बाहर और दोनों का टेल एक तरफ, क्लियर है। एंड बिटवीन 2 सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का 2 सिंगल लेयर होता है और उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा कैलकुलेशन भी दिया था कि प्रोटीन का लेयर होता है दोनों 20-20 एंगस्ट्रॉम का। एंगस्ट्रॉम इज अगेन द यूनिट ऑफ लेंथ, नॉट एसआई यूनिट। 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम, और ये बीच वाला पार्ट होता है, ये होता है 30 एंगस्ट्रॉम का। तो वो एक अपना कैलकुलेशन भी दे दिए कि टोटल कितना हुआ, 70 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है। ये वो अपना एक कैलकुलेशन भी दे दिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर in which a bimolecular layer of sandwich between 2 single layer of protein। मतलब प्रोटीन के 2 सिंगल लेयर के बीच में, प्रोटीन के 2 सिंगल लेयर के बीच में एक लिपिड का बाई लेयर होता है, 2 लेयर होता है। और प्रोटीन के लेयर का थिकनेस कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम, और इसका 35 एंगस्ट्रॉम, 35। तो टोटल कितना हो गया, 75 एंगस्ट्रॉम। This is the total thickness of plasma membrane according to Davson and Daniel, according to trilamellar model, according to sandwich model। सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। 100% सही नहीं है। ऊपर वाला ये देख रहे हैं पहला लेयर मेम्ब्रेनस प्रोटीन, ये है फर्स्ट लेयर। फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर, ये है सेकेंड लेयर। फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर जिसका कि थिकनेस उनके अकॉर्डिंग 35 एंगस्ट्रॉम है। और तीसरा अगेन मेम्ब्रेनस लेयर, तीसरा अगेन मेम्ब्रेनस लेयर। तो टोटल कितना लेयर हो गया सेल मेम्ब्रेन का, 3 लेयर, क्लियर है। दिस इज अकॉर्डिंग टू डेवसन एंड डेनियल। अब हम जैसा कि जानते हैं कि लिपिड एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है जिसमें इसका एक पोलर एंड और दिस इज नॉन पोलर। टेल इज नॉन पोलर, दैट मीन्स हाइड्रोफोबिक। हेड इज पोलर, दैट मीन्स हाइड्रोफिलिक। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 टाइप ऑफ पार्ट। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, दिस इज हाइड्रोफोबिक वाटर insoluble and this is hydrophilic water soluble। so this is according to सैंडविच मॉडल। एक बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ रहे हैं। देखिए ऊपर का दोनों प्रोटीन का लेयर हो गया ब्लू कलर से अकॉर्डिंग टू सैंडविच मॉडल, और फॉस्फोलिपिड का 2 बाई लेयर जिसमें हेड प्रोटीन की तरफ है और टेल यानी कि नॉन पोलर एंड आपस में है। फॉस्फोलिपिड ये कितना 20 एंगस्ट्रॉम, ये भी कितना 20 एंगस्ट्रॉम, और ये बीच वाला कितना 35 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल थिकनेस कितना हो गया 75 एंगस्ट्रॉम। दिस इज अकॉर्डिंग टू डेवसन एंड डेनियल अकॉर्डिंग टू ट्राइलेमुलर मॉडल। अब ये ट्राइलेमुलर मॉडल रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट होने का कारण क्या था, बहुत सारा कारण था। सबसे पहला, इट does not explain permeability of certain substance। मतलब ये सेल मेम्ब्रेन जो सेलेक्टिव परमिएबल होता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब ये सेलेक्टिव परमिएबल थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को समझने में दिक्कत हो, तो पहले हम लोग इसको ना थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। आखिर सेलेक्टिव परमिएबल क्या है, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी तो जानते हैं, लेट सपोज ये एक मेम्ब्रेन है। अब ये किसी को किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को आने जाने दे रहा है कि नहीं, परमिट कर रहा है कि नहीं, कोई सब्सटेंस इससे क्रॉस कर पा रहा है कि नहीं, या कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है, क्या सबको जाने दे रहा है, क्या किसी को नहीं जाने दे रहा है, क्या कुछ सेलेक्टेड को जाने दे रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी कि कौन से मॉलिक्यूल को परमिट कर रहा है और किसको परमिट नहीं कर रहा है, परमिएबिलिटी के बेसिस पर मेम्ब्रेन जो है वो 4 तरह का होता है। परमिएबिलिटी के बेसिस पर मेम्ब्रेन कितने तरह का होता है, 4 तरह का। सबसे पहला मेम्ब्रेन जो होता है वो होता है इम्परमिएबल। कैसा होता है,
इम्परमिएबल। इम्परमिएबल वो मेम्ब्रेन हो गया जो किसी भी सब्सटेंस को अलाउ नहीं करेगा। इट डज नॉट अलाउ एनी सब्सटेंस टू क्रॉस, कोई भी सब्सटेंस इससे क्रॉस नहीं कर सकता है। इसका एग्जाम्पल हो गया क्यूटिकल, लीफ के ऊपर का लेयर, लीफ और ग्रीन पार्ट के प्लांट के ऊपर का लेयर। जेरोफाइट्स यानी कि डेजर्ट प्लांट में ये जो लेयर होता है ये बहुत थिक हो जाता है ताकि वाटर लॉस ना हो। तो क्यूटिकल का लेयर कैसा है? इम्परमिएबल, किसी को भी नहीं जाने दे रहा है। एक दूसरा होता है जो होता है फुल्ली परमिएबल। क्या होता है? फुल्ली परमिएबल। फुल्ली परमिएबल ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो सबको जाने दे रहा है, तो कोई फर्क नहीं है कि कौन है नहीं है, ये सबको अलाउ कर रहा है। इट अलाउ एवरी सब्सटेंस टू क्रॉस एक्सेप्ट इट शुड नॉट बी बिगर बायोमोलिक्यूल, इट शुड नॉट बी अ मैक्रोमोलिक्यूल। कोई ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो शायद वो क्रॉस नहीं कर सकता है, उतना पोर अगर पोर का साइज ना हो तो बाकी ये सबको जाने देगा, किसी को रोकेगा नहीं। फुल्ली परमिएबल। और इसका एग्जांपल हो गया सेल वॉल। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है फुल्ली परमिएबल, सबको जाने दे रहा है। तीसरा होता है सेमी परमिएबल। क्या होता है? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब हुआ कि ये सॉल्यूट को जाने देगा, सॉल्यूट को नहीं जाने देगा, सॉल्वेंट को जाने देगा। अब आप एक सॉल्यूशन को जानते हैं ना, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। जैसे शरबत हो गया, शुगर सिरप, तो शरबत बनाने के लिए जो चीनी डाल रहे हैं तो चीनी क्या हो गया? सॉल्यूट, और पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। अब नॉर्मली क्या होता है एक सॉल्यूशन में, ये नॉर्मली बोल रहे हैं, जहां तक बात करते हैं साइज का, तो साइज जो है वो सॉल्यूट का ज्यादा होता है और सॉल्वेंट का कम होता है। सॉल्यूट का ज्यादा, सॉल्यूट बड़ा होगा, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल बड़ा होता है और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल छोटा होता है। अब जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, इट अलाउज सॉल्वेंट टू पास, ये सॉल्वेंट को पास होने देता है बट सॉल्यूट को क्रॉस नहीं होने देता है। सॉल्यूट को पास नहीं होने देता है, सॉल्वेंट को पास होने देता है। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज काम करता है ये। क्योंकि सॉल्यूट का साइज बड़ा है तो इस सेल मेम्ब्रेन में उतना बड़ा पोर प्रेजेंट नहीं होता है, उतना बड़ा होल प्रेजेंट नहीं होता है, तो सॉल्यूट पास नहीं हो पाता है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होल है उससे सॉल्यूट का साइज बड़ा है, तो ये इस होल से, इस पोर से क्रॉस नहीं हो पाएगा। वहीं सॉल्वेंट का साइज छोटा होता है, जो इसके पोर के रेंज में होता है, तो सॉल्वेंट क्रॉस कर जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया सेलोफेन। सेलोफेन मेम्ब्रेन जो आपके आरओ में लगा हुआ है, आरओ फिल्टर, वाटर फिल्टर में लगा हुआ है, सेलोफेन मेम्ब्रेन। चौथे तरह का जो मेम्ब्रेन होता है दैट इज सेलेक्टिव परमिएबल, दैट इज सेलेक्टिव परमिएबल। अब सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है कि द मेम्ब्रेन विल चूज विच सब्सटेंस विल पास और नॉट। ये मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा, कोई साइज वगैरह नहीं, ये मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा कि कौन सब्सटेंस क्रॉस करेगा, कौन सब्सटेंस क्रॉस नहीं करेगा। लेट सपोज दो मॉलिक्यूल है ए और बी, दोनों का साइज सेम है, तो मेम्ब्रेन डिसाइड किया कि बी क्रॉस करेगा और ए क्रॉस नहीं करेगा। दैट मीन्स मेम्ब्रेन विल चूज विच सब्सटेंस विल क्रॉस और नॉट। मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा कि कौन सब्सटेंस क्रॉस करेगा, कौन सब्सटेंस क्रॉस नहीं करेगा। दिस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल। ये सेलेक्ट करेगा मेम्ब्रेन कि कौन क्रॉस करेगा, कौन क्रॉस नहीं करेगा। इसको साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको मॉलिक्यूल के नेचर से फर्क पड़ता है, इसका नेचर कैसा है। अब क्यों कोई मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल बनता है, इसको हम बस कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है ना, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मेम्ब्रेन कितने तरह का होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन 4 तरह का होता है। इम्परमिएबल, जो किसी को भी नहीं जाने दे। क्यूटिकल, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर एक वैक्स जैसा कोटिंग होता है, मोम जैसा सब्सटेंस का कोटिंग होता है, वैक्स लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वाटर लॉस, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। ठीक है, ग्रीन प्लांट वगैरह के लीफ पे ऊपर प्रेजेंट होता है, जो वाटर लॉस से प्लांट को बचाता है। वाटर इवेपोरेट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि क्यूटिकल का लेयर है, क्यूटिकल वाटर को क्रॉस ही नहीं करने देगा। फुल्ली परमिएबल, सेल वॉल सबको जाने देगा, कोई रोक टोक नहीं। हाँ, बस
ये कोई बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होना चाहिए। सेमी परमिएबल, ये साइज पे डिपेंड करता है। नॉर्मली सॉल्यूट का साइज कम, सॉल्यूट का साइज ज़्यादा, सॉल्वेंट का साइज छोटा होता है। तो सॉल्यूट का साइज बड़ा, तो इसमें इतना बड़ा पोर प्रेजेंट नहीं होता है, इतना बड़ा होल प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए सॉल्यूट क्रॉस नहीं कर सकता है। और सॉल्वेंट जिसका साइज छोटा होता है, सॉल्वेंट क्रॉस कर जाता है। इसका एग्जांपल हो गया सेलोफेन मेम्ब्रेन, जो कि आपके आरओ में लगा हुआ है। एंड फोर्थ इज सेलेक्टिव परमिएबल, यहाँ पे मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। सेलेक्टिव परमिएबल है, मेम्ब्रेन पूरी तरीके से सेलेक्ट करेगा। दोनों सब्सटेंस साइज सेम, बट इसका नेचर मेम्ब्रेन को पसंद नहीं आया, ये एंटर नहीं करेगा, इसको क्रॉस नहीं होने देगा। इसका नेचर पसंद आ गया, ये क्रॉस होने देगा। क्लियर है? तो ऐसे मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल। दैट मीन्स मेम्ब्रेन विल सेलेक्ट वेदर इट विल पास और नॉट, द सब्सटेंस विल क्रॉस और नॉट। एंड दिस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज सेल मेम्ब्रेन, हमारा सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? समझ में आया? ऐसा क्यों होता है इसको बहुत जल्द हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल क्यों होता है। तो अब हम लोग को समझ में आ गया होगा कि मेम्ब्रेन कितने तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी, 4 टाइप। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। आखिर क्या लिमिटेशंस था सैंडविच मॉडल का? तो सैंडविच मॉडल का सबसे पहला लिमिटेशंस कि अब हम समझ गए कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होता है। अब ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था। इट डज नॉट एक्सप्लेन सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्यों सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल है? क्यों कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस से क्रॉस हो पा रहा है? अगर अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें डेवसन और डेलियन के अकॉर्डिंग, तो बाहर तो प्रोटीन का लेयर है। अब लेट सपोज कोई सब्सटेंस प्रोटीन में सॉल्युबल है, तो या तो सबका सब क्रॉस होना चाहिए या कोई भी पास नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि मेम्ब्रेन चूज कर रहा है कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस क्रॉस करेगा, ये पर्टिकुलर सब्सटेंस क्रॉस नहीं करेगा? ऐसा क्यों हो रहा है? इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनका जो मॉडल था वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल। कोई आंसर नहीं था इसका। ये तो सिंपल बोल रहा था कि ऊपर प्रोटीन का लेयर, नीचे प्रोटीन का लेयर और बीच में फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर, 2 लेयर फॉस्फोलिपिड। तो एक लेयर फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर, एक प्रोटीन 3 लेयर है। अगला दिक्कत था कि मेम्ब्रेन प्रोटीन वेयर डिस्कवर्ड टू बी इनसॉल्युबल। जब ये मेम्ब्रेन प्रोटीन डिस्कवर हुआ तो पता चला इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक, और साइज में भी वेरी करता है। और अगर कोई ऐसा प्रोटीन है जो हाइड्रोफोबिक है तो ये कंटिन्यूअस लेयर नहीं बना पाएगा। इसको समझिए क्या है ये। जब बाद में प्रोटीन मेम्ब्रेनस प्रोटीन जब डिस्कवर हुआ तो पता चला दीज मेम्ब्रेनस प्रोटीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब सेल के बाहर क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट वाटर है। सेल के अंदर इनर साइड ऑफ सेल, ये जो है इनर साइड ऑफ सेल, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, इसका भी मोस्ट ऑफ द पार्ट वाटर है। आउटर साइड ऑफ सेल, यहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसका भी मोस्ट ऑफ द पार्ट वाटर है। अब ये जो मेम्ब्रेन डिस्कवर हुआ, ये मेम्ब्रेन तो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉन पोलर, और नॉन पोलर और इसके ऊपर पानी, तो ये दोनों तो कभी आपस में डिसॉल्व नहीं होगा। तो अगर डिसॉल्व नहीं होगा तो कभी ये यूनिफॉर्म लेयर नहीं बना पाएगा। ये जो हम बोल रहे हैं 20 एंगस्ट्रॉम है, ये कैसे 20 एंगस्ट्रॉम बना पाएगा? इसके ऊपर तो पानी है जो इसमें डिसॉल्व ही नहीं होगा। हर वक्त ये एक दूसरे को रिपेल करता रहेगा, हर वक्त ये एक दूसरे से दूर भागता रहेगा, क्योंकि आउटर सरफेस में क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है? वाटर है। इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है? वाटर है। और इनर साइड में क्या है? साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म का भी मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है? वाटर है। तो पानी और ये ऊपर प्रोटीन का लेयर नॉन पोलर, ऊपर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पानी, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो कभी यूनिफॉर्म लेयर नहीं बना पाएगा। सेम गोज टू इनर लेयर।
अंदर भी प्रोटीन का लेयर है और उसके नीचे साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म का मोस्ट ऑफ द पार्ट वाटर कंटिन्यू प्रोटीन के साथ रिपेल में रहेगा, क्योंकि वाटर पोलर है, प्रोटीन नॉन पोलर, बाद में जो डिस्कवर हुआ। और अगर ऐसा है तो फिर यूनिफॉर्म लेयर नहीं बना पाएगा। और डेप्सन डैनियल तो बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म लेयर बन रहा था। यहाँ से ये मॉडल जो है वो कैंसल आउट हो गया। क्लियर है? तो दो मेन रीजन था। पहला तो सेलेक्टिव परमिएबल क्यों है, अगर ऊपर दोनों प्रोटीन का ही लेयर है तो या तो सब क्रॉस करे या कोई क्रॉस नहीं करे, या तो सारा प्रोटीन डिजोल्व सब्सटेंस, प्रोटीन सॉल्युबल सब्सटेंस क्रॉस कर जाए। तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरा कि इनके अकॉर्डिंग प्रोटीन का एक कंटिन्यूअस लेयर होता है, लेकिन बाद में पता चला कि ये प्रोटीन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है, और अगर ये वाटर इनसॉल्युबल है और इसके एक तरफ पानी है तो फिर ये कैसे कंटिन्यूअस लेयर बना पाएगा, क्योंकि पानी तो इसको रिपेल करेगा, क्योंकि पानी पोलर है और ये नॉन पोलर है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो क्योंकि प्रोटीन इनसॉल्युबल है तो ये कभी कंटिन्यूअस लेयर बना ही नहीं सकता है, और इनके अकॉर्डिंग तो क्या है, कंटिन्यूअस लेयर बना रहा है। तो इस तरीके से इनका जो मॉडल है वो कैंसल आउट हो जाता है। इसके बाद आए साइंटिस्ट आए रॉबर्टसन, जिन्होंने दिया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अच्छा, ये भी उनके मॉडल को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिए, मतलब अपना लिए कि हाँ ठीक है, वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। और लास्ट में वो एक बात ऐड कर दिए कि जितना भी आपको मेम्ब्रेन दिख रहा है, जितना भी आपको मेम्ब्रेन दिख रहा है, चाहे वो डिफरेंट अलग अलग सेल का मेम्ब्रेन हो, प्लांट सेल का मेम्ब्रेन हो, एनिमल सेल का मेम्ब्रेन हो, प्रोकैरियोटिक सेल का मेम्ब्रेन हो, या फिर इवन कोई ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन हो, इवन कोई सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि गोल्जी बॉडीज, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इसका भी मेम्ब्रेन हो, सारा मेम्ब्रेन, हर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, स्ट्रक्चर के हिसाब से और फंक्शन के हिसाब से बिल्कुल एक जैसा होता है, बस केमिकल और साइज का अंतर है। साइज, अब बड़ा सेल होगा तो मेम्ब्रेन का साइज बड़ा होगा और उसमें केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होगा, तो बस उसका अंतर है। तो इसको बोला गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये भी वही बोले कि ऊपर प्रोटीन का लेयर, आउटर प्रोटीन लेयर, इनर प्रोटीन लेयर, और बीच में फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर, पूरा वही एक्सप्लेन किए। और बस एक चीज ऐड कर दिए, यूनिट मेम्ब्रेन, दैट मीन्स एवरी मेम्ब्रेन, जितना भी सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, हर अलग अलग तरह का सेल मेम्ब्रेन, और इवन की कोई सेल ऑर्गेनल्स का मेम्ब्रेन, सब स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज एक जैसा होता है, बस केमिकल और साइज में अंतर होता है। बड़ा सेल होगा ऑफ कोर्स मेम्ब्रेन का साइज बड़ा होगा। अब अगर ये बात है तो वापस से लिमिटेशंस तो वही है, क्या? पहला वही कि अगर इनके हिसाब से तब तो सारा मेम्ब्रेन यूनिफॉर्म थिकनेस का होगा। ऑल मेम्ब्रेन वुड हैव सिमेट्रिकल एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस, सारे मेम्ब्रेन का एक्सटर्नल सरफेस और इनर सरफेस क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। बाहर 20 एंगस्ट्रॉम का प्रोटीन, अंदर 20 एंगस्ट्रॉम का प्रोटीन, और बीच में 35 एंगस्ट्रॉम का फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। मतलब प्रोटीन लिपिड रेशियो सारे मेम्ब्रेन का कांस्टेंट होगा, क्योंकि फिक्स है ना, 35 एंगस्ट्रॉम का लिपिड बाइलेयर और 20 एंगस्ट्रॉम का प्रोटीन ऊपर और 20 एंगस्ट्रॉम का नीचे। तो प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है ये तो पूरा कांस्टेंट रहेगा, इस रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा वही बात, ये इनके हिसाब से तो ये था, तो फिर वही बात हो गया कि अगर ऐसा है तो फिर सेलेक्टिव परमिएबल क्यों है, परमिएबिलिटी ऑफ सम सब्सटेंस एंड नीड ऑफ हाइड्रोफिलिक पोर क्यों? हम जानते हैं, आज हमको पता है कि एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर छोटा छोटा पोर प्रेजेंट होता है, छोटा छोटा होल प्रेजेंट होता है, जिसको प्रोटीन के द्वारा बनाया जाता है। एक छोटा छोटा प्रोटीन होता है ना जिसके अंदर होल होता है, जिसको बोलते हैं चैनल प्रोटीन, और वो जो पोर है उसको बोलते हैं एक्वापोरिन्स, और इसी एक्वापोरिन्स के थ्रू वाटर मूव करता है, पानी मूव करता है, आज हमको पता है। तो इनके हिसाब से अगर जो अकॉर्डिंग टू अगर इनका मॉडल देखें तो फिर ये हाइड्रोफिलिक पोर का जरूरत क्यों पड़ रहा है? डायरेक्ट पानी क्रॉस हो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ठीक है। फिर एक और रीजन था कि जिस टेम्परेचर पे ये बोल रहे थे कि मेम्ब्रेन सॉलिडिफाई हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन सॉलिडिफाई हो जाएगा, बाद में जब चेक किया गया तो उस टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन सॉलिडिफाई नहीं हुआ। समझ में आया?
ये अपने मॉडल के हिसाब से जो टेम्परेचर बताए थे कि इस टेम्परेचर पे ये मेम्ब्रेन सॉलिडिफाई हो जाएगा, बाद में जब चेक किया गया तो उस टेम्परेचर पे वो मेम्ब्रेन सॉलिडिफाई नहीं हुआ। लास्टली द टेम्परेचर एट विच मेम्ब्रेन सॉलिडिफाइड एंड द टेम्परेचर एक्सपेक्टेड अंडर द प्रोपोज्ड मॉडल, जो इनके हिसाब से मॉडल था उसके हिसाब से जो टेम्परेचर होना चाहिए, डिड नॉट कोरिलेट, ये आपस में सेम नहीं था। और यहां से ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी रिजेक्ट हो जाता है। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रिजेक्ट होने के बाद फिर तीसरा मॉडल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट, आज के टाइम में एक्सेप्टेड मॉडल यही है। दिस इज द लेटेस्ट एंड एक्सेप्टेड मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन ईयर 1972। साइंटिस्ट का नाम और ईयर दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन। दिस इज लेटेस्ट एंड वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल, सबसे लेटेस्ट है और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड भी यही है। अब इस मेम्ब्रेन के हिसाब से क्या है, अब इस मॉडल के हिसाब से क्या था, ये भी वही बोले कि प्रोटीन का बाइलेयर होता है, प्रोटीन का 2 लेयर होता है, हेड बाहर तरफ, टेल अंदर की तरफ, प्रोटीन बाइलेयर ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन आर प्रेजेंट इन इट इन मोज़ेक पैटर्न। प्रोटीन इसमें मोज़ेक पैटर्न रैंडमली कहीं कहीं अरेंज रहता है, प्रोटीन का कोई कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, प्रोटीन मोज़ेक पैटर्न में रैंडमली कहीं कहीं प्रेजेंट होता है। कुछ प्रोटीन पूरा धंसा रहता है, कुछ प्रोटीन सरफेस के ऊपर रहता है, कुछ प्रोटीन हाफ बरीड रहता है। मतलब मोज़ेक पैटर्न में प्रोटीन का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा। फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होगा, फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर होगा और बीच बीच में प्रोटीन जगह जगह मोज़ेक पैटर्न में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस मॉडल को ऐसे भी बोला जाता है प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। अभी जैसे अगर आप कोल्डर रीजन के तरफ जाएंगे और ओशियन वगैरह में जाएंगे तो होता क्या है ना, पूरा ओशियन रहता है, समुंदर रहता है और बीच बीच में बर्फ का आइस का टुकड़ा तैरते रहता है। तो ये भी यही बोले कि ये जो वाटर है, ओशियन का वाटर है, बिल्कुल इसी तरीके से फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर। और जैसे बीच बीच में बर्फ तैर रहा है वैसे ही बीच बीच में यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसको गुलाब जामुन मॉडल भी बोला जाता है। जैसे होटल में जाते हैं आप गुलाब जामुन खरीदने के लिए, तो गुलाब जामुन वाला कैसे रहता है, एक बर्तन रहता है और बर्तन में शुगर सिरप रहता है, चाशनी रहता है, शुगर सिरप, और इसके बीच में जगह जगह गुलाब जामुन प्रेजेंट होता है, बीच बीच में ये शुगर सिरप और बीच में गुलाब जामुन। उसी तरीके से जैसे शुगर सिरप है वैसे फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर है, और जैसे गुलाब जामुन है वैसे प्रोटीन जगह 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 है। इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्योंकि लिपिड जो है वो फ्लूइड नेचर का होता है, क्वासी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड नेचर का होता है लिपिड। तो फ्लूइड और मोज़ेक फ्लूइड इससे रिलेटेड है फॉस्फोलिपिड से, क्योंकि फॉस्फोलिपिड फ्लूइड नेचर का होता है, क्वासी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड नेचर का होता है। और बीच में जगह जगह प्रोटीन, और प्रोटीन कैसे प्रेजेंट होता है, मोज़ेक पैटर्न में। प्रोटीन का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, जगह जगह रैंडमली कहीं कहीं प्रोटीन प्रेजेंट होगा। एंड दिस इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल which was given by सिंगर एंड निकोलसन। इसीलिए इसको प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, ऐसा लग रहा है कि फॉस्फोलिपिड का एक ओशियन है और बीच में जगह जगह प्रोटीन आइसबर्ग के फॉर्म में प्रेजेंट है। या फिर गुलाब जामुन मॉडल, शुगर सिरप, चाशनी फॉस्फोलिपिड के तरफ फैला हुआ है और बीच में जगह जगह गुलाब जामुन, उसी के तरफ प्रोटीन बीच में फैला हुआ है। तो दिस वाज द structure according to structure of cell membrane according to Singal and Nicholson, which was given in his fluid mosaic model। क्लियर है? थोड़ा और अगर देखा जाए तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज रहता है, जिसमें हेड जो है वो बाहर की तरफ होता है, टुवर्ड्स आउटर साइड, और नॉन पोलर टुवर्ड्स इनर साइड। ये जो टेल है ये कैसा है, नॉन पोलर, मतलब वाटर इनसॉल्युबल, तो नॉन पोलर लेयर अंदर की तरफ, और हेड ये कैसा होता है, पोलर, ये आउटर साइड। एक तरफ होगा सेल का आउटर पार्ट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक तरफ होगा सेल का इनर पार्ट यानी कि साइटोप्लाज्म।
अब इससे एक चीज और हो गया, देखिए इस तरीके से रहेगा तो अब एक चीज ये फिक्स हो गया कि जो नॉन पोलर है इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि सेल के बाहर भी एक्वस इन्वायरमेंट है, सेल के बाहर एक्वस इन्वायरमेंट दैट मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और सेल के अंदर भी एक्वस इन्वायरमेंट है दैट मीन्स साइटोप्लाज्म। तो ये स्ट्रक्चर इस बात को एक्सप्लेन किया और ये इंश्योर कर रहा है कि ये जो नॉन पोलर एंड है इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट, एक्वस इन्वायरमेंट से इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो इनर साइड में है, तो दो प्रोटीन का लिपिड का बाइलेयर और बीच में जगह जगह प्रोटीन मोज़ेक पैटर्न में होगा। सो दिस इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा बात करते हैं लिपिड इज क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड का मतलब सेमी फ्लूइड, बिहेव्स पार्शियली एज फ्लूइड एंड पार्शियली एज सॉलिड। तो लिपिड जो है वो सेमी फ्लूइड नेचर का होता है। तो इससे एक चीज हुआ कि इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन बाइलेयर। अब क्योंकि लिपिड जो है वो सेमी फ्लूइड का होता है तो प्रोटीन जो है वो लेटरली मूव कर सकता है। ये फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर में प्रोटीन मूव भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि लिपिड का नेचर कैसा है? सेमी फ्लूइड, तो प्रोटीन इसमें मूव भी कर सकता है, लेटरल मूवमेंट भी हो सकता है। अगला, ड्यू टू लिपिड मेम्ब्रेन आर फ्लूइड इन नेचर, क्योंकि लिपिड मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर का होता है। जो ये जो मेम्ब्रेन लिपिड है वो फ्लूइड, सेमी फ्लूइड, तो क्योंकि ये सेमी फ्लूइड नेचर का होता है इसीलिए सेल ग्रोथ, इंट्रासेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, सेल डिवीजन ये सब आसान हो जाता है। क्लियर है? ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब जैसे ये सेल है, इसको डिवाइड करना है तो हम जानते हैं कि बीच से एक फॉरो बनता है। तो देखिए ना कितना इजीली ये फॉरो बन गया। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन कैसे नेचर का था? सेमी फ्लूइड, तो सेमी फ्लूइड होगा तो इजीली बेंड वगैरह करेगा, और इजीली बेंड वगैरह करेगा तो सेल ग्रोथ भी इजीली होगा। सोचिए अगर ये रिजिड होता तो ये इजीली फॉरो नहीं बनाता, इजीली ग्रो नहीं होता क्योंकि रिजिड है। और अगर ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल क्यों हो पाया? कि लिपिड की वजह से, फ्लेक्सिबल फ्लूइड नेचर का है तो ग्रो भी होगा, डिवीजन भी आसानी से होगा, इंट्रासेलुलर जंक्शन, कोई चीज का सिक्रीशन, ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है लिपिड मेम्ब्रेन की वजह से, क्योंकि ये फ्लूइड नेचर का होता है। और बीच में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये फ्लूइड नेचर का है तो बह जाएगा, उसको बहने से कौन रोक रहा है? कोलेस्ट्रॉल, जो उसको रिजिडिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल यानी कि लिपिड। क्लियर है? एक तरह का लिपिड। तो इसमें हम पहले ही बात किए थे फॉस्फोलिपिड भी होता है और कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो फॉस्फोलिपिड इसके नेचर को फ्लूइड रखता है और कोलेस्ट्रॉल इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। कोलेस्ट्रॉल इसको स्ट्रॉन्ग रखता है, रिजिड बनाता है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में होपेनोइड्स केमिकल होता है, पेंटासाइक्लिक एस्टेरॉल बोलते हैं, जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता है तो प्रोकैरियोटिक सेल में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम होता है पेंटासाइक्लिक एस्टेरॉल। ये एक तरह का होपेनोइड्स है। क्लियर है? तो लिपिड के बारे में अब हम लोग को समझ में आ गया। लिपिड अलग अलग तरह का होता है, जिसमें ये जो फॉस्फोलिपिड है वो क्या इसका नेचर कैसा रखता है? फ्लेक्सिबल नेचर रखता है। फॉस्फोलिपिड की वजह से इसका नेचर कैसा होता है? सेल मेम्ब्रेन का फ्लेक्सिबल, फ्लूइड नेचर। और यही फॉस्फोलिपिड की वजह से प्रोटीन इस पे लेटरली मूव भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोलिपिड सेमी फ्लूइड होता है। और कोलेस्ट्रॉल ये भी एक लिपिड है, ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबल रखता है। अब प्रोटीन, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रोटीन पे, क्योंकि अगला पार्ट क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन भी दो तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब कितना आसानी से निकल रहा है, इसके बेसिस पर दो तरह का प्रोटीन होता है। पहला होता है इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन ये फॉस्फोलिपिड के साथ टाइटली जुड़ा रहता है। इंटीग्रल पार्ट मतलब उसका एक अहम हिस्सा है, बोलते हैं ना इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट का मतलब हुआ कि आप उसका एक जरूरी हिस्सा है।
तो इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब हुआ कि ये प्रोटीन मेम्ब्रेन का एक जरूरी पार्ट है, ये फॉस्फोलिपिड के साथ टाइटली जुड़ा रहेगा। कुछ पूरा का पूरा बरीड, सम आर टोटली बरीड, कॉल्ड टनल चैनल, जिसके थ्रू सब्सटेंस मूव करेगा। जैसे कि वाटर के लिए होता है एक वाटर चैनल विच प्रोवाइड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अदर सॉल्युबल मटेरियल अक्रॉस इट। तो कुछ जो है वो टोटली बरीड होगा, पूरी तरीके से प्रोटीन जो है वो आर पार होगा फॉस्फोलिपिड के बाय लेयर में। क्लियर है? ये देखिए, सम आर टोटली बरीड, जो चैनल का काम करेगा। कोई भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, वाटर है, ये मूव कर जाएगा इस चैनल के थ्रू। क्लियर है? और कुछ हाफ बरीड भी होता है, आधा रहता है। और दूसरे तरह का जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। पेरिफेरल का मतलब अगल बगल का, पेरिफेरल आसपास, इसके आसपास का जो प्रोटीन होता है। एक्सट्रिंसिक जो कि सरफेस पे प्रेजेंट होता है। दीज आर अरेंज ऑन द सरफेस ऑफ लिपिड लेयर। और ये इसका एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है, ये रिसेप्टर के तरह काम करता है। जैसे कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आ रहा है तो उसके ये रिसेप्टर के तरह काम करेगा, यहाँ पे वो आके जुड़ेगा। क्लियर है? ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये भी आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जो सेल टू सेल रिकॉग्निशन मैकेनिज्म जैसे कि ब्लड एंटीजन उसके तरह काम करता है ना। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो पढ़िएगा कि फीमेल में जब फर्टिलाइजेशन होता है एग और स्पर्म के बीच में, तो स्पर्म जो है वो एग में कहाँ आकर के अटैच होता है? तो एग के ऊपर जो जोना पेलुसिडा का लेयर होता है, इसी जोना पेलुसिडा के लेयर पे एक रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? ZP3 रिसेप्टर। तो ZP3 रिसेप्टर क्या है? एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है। तो इसी ZP3 रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करता है स्पर्म। कौन रिकॉग्नाइज करता है? स्पर्म। और फिर यहां आके अटैच हो जाता है। तो बेसिकली ये जो रिसेप्टर होता है ना, ये एक तरह से आईडी कार्ड के तरह होता है। अच्छा, स्पर्म आया, चेक किया, ये आईडी कार्ड, अच्छा यहीं जाना है, तो ये आई कार्ड के तरह होता है। एंटीजन बेसिकली सेल के ऊपर एक आई कार्ड है, अलग अलग तरह का आई कार्ड है अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए। और आई कार्ड से वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल सेल को क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा कि अच्छा यहीं एंटर करना है। तो उसी तरीके से ये ZP3 रिसेप्टर ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जिससे आकर के कौन जुड़ता है? स्पर्म। उसी तरीके से ब्लड एंटीजन, हम जानते हैं कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होता है, और ये एंटीजन भी किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का। क्लियर है? तो एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में हम लोग एक डिटेल वीडियो बात करेंगे, और मोस्टली हम लोग अगला ही जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आई होप आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, और जो लेटेस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो जिसके अकॉर्डिंग ये देखिए ना, फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर और बीच में जगह जगह प्रोटीन। क्लियर है? यहां तक कहीं कोई दिक्कत? और लिपिड के वजह से सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि लिपिड सेमी फ्लूइड नेचर का होता है। और कोलेस्ट्रॉल इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी। तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से सेल मेम्ब्रेन मजबूत है, और लिपिड की वजह से सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है। और प्रोकैरियोटिक सेल में यही काम करता है पेंटासाइक्लिक एस्टेरॉल, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता है। और प्रोटीन कितने तरह का? 2 तरह का, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक, जो कि या तो आधा धंसा रहेगा या पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन में धंसा रहेगा, जो चैनल के तरह काम करता है, जिसके अक्रॉस, जिससे होकर के कोई भी पोलर सब्सटेंस मूव करेगा, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस मूव करेगा। क्यों वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस ही बोल रहे हैं? ये हम लोग ट्रांसपोर्ट, हमारा अगला लेक्चर, वहां हम लोग समझेंगे। और कुछ प्रोटीन रिसेप्टर के तरह काम करता है, और ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ये भी एंटीजन के तरह काम करता है, यही एंटीजन है। क्लियर है? ग्लाइकोलिपिड, एंटीजन क्या है? इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। एंटीजन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, जो सेल के ऊपर एक आई कार्ड की तरह काम करता है। क्लियर हो गया? समझ में आया? थैंक यू।